वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे कि इम्पोर्टेंट चैप्टर लेसन नंबर 7 की, जो कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होगा। और इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है, क्यों होता है, और ओस्टर ने इसकी व्याख्या किस प्रकार की थी। उसके बाद हमने ये जाना कि चुंबकीय बल कितना लगेगा, यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र में हम आवेश को गति करवाएं तो चुंबकीय बल कितना लगेगा। हम आगे बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो पहले चुंबकीय बल का मान हमने ज्ञात करना सीखा, और आज अपने क्या करने वाले हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान कितना होता है वो आज अपने ज्ञात करेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बच्चों दो रूल होते हैं। एक तो होता है बायो-सावर्ट नियम, जिसको आज अपने बात करने वाले हैं, और एक होता है एम्पियर का परिपथीय नियम, जिसको हम आगे चल के भविष्य में बात करेंगे, यानी कि 5-10 क्लास के पश्चात बात करेंगे। तो आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कि धारावाही अपने पास चालक तार है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र किस बिंदु पे कितना उत्पन्न होगा, और वह चुंबकीय क्षेत्र किन किन भौतिक राशियों पे डिपेंड होता है। आज अपने उसकी बात करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि धारावाही चालक तार के चारों ओर जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान ज्ञात करने के लिए बायो-सावर्ट नियम का उपयोग किया जाता है। तो एक्चुअल में वो बायो-सावर्ट नियम क्या है उसकी अपने बात करते हैं। सपोज दैट अपने पास एक धारावाही चालक तार है, वो किसी भी आकृति का हो सकता है, वो सीधा हो सकता है, वो वर्ताकार हो सकता है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। अपने टेढ़ी मेढ़ी आकृति की बात कर लेंगे कि सपोज दैट ये एक धारावाही चालक तार है जिसका नाम मैंने PQ दे दिया। ओके, हमें करना क्या है, इस तार के अंदर हमने धारा प्रवाहित कर दी I मान की धारा। तो जाहिर सी बात है कि ये तार है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हमें इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। सपोज दैट किस बिंदु की बात कर लें, इसको मैंने PQ नाम दे दिया, तो इसको आप M नाम दे दो। तो M बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। पहली बात तो ये कि बायो-सावर्ट नियम की सहायता से आप एक निश्चित दूरी पे, देखो तार से कितनी दूरी होगी, सपोज दैट ये तार से स्मॉल r दूरी पे है, तो धारावाही चालक तार से निश्चित दूरी पर कोई भी पॉइंट हमें दे रखा हो, उस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, तो उसके लिए अपने बायो-सावर्ट नियम काम में लेते हैं। बायो-सावर्ट नियम के लिए सबसे पहले धारावाही चालक तार पे अल्पांश की कल्पना करनी होती है। जिस प्रकार से हम गाउस का नियम काम में लेते थे विद्युत क्षेत्र के लिए, दूसरे रिलेशन में वहाँ पे गाउसीय पृष्ठ की कल्पना होती थी, ठीक उसी प्रकार से बायो-सावर्ट नियम के लिए सबसे पहले एक अल्पांश की कल्पना होती है। और इस तार के ऊपर बच्चों में एक अल्पांश ले लेता हूँ, इतना बड़ा एक अल्पांश है, इसको मैंने समझने के लिए बहुत बड़ा लिया है, हालांकि बहुत छोटे आकार का होगा ये। तो अल्पांश ले लिया मैंने DL अल्पांश। कितना ले लिया? DL अल्पांश मैंने ले लिया है। इस DL अल्पांश के अंदर से करंट कितना फ्लो हो रहा है? I करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे ये जो अल्पांश है DL, जो किस प्रकार से है, और ये मिलाने वाली बिंदु को, अभिष्ट बिंदु को मिलाने वाली दूरी R है। तो इस अल्पांश और अभिष्ट बिंदु के मध्य, अल्पांश और मिलाने वाली दूरी के मध्य का जो एंगल है उसको बच्चों हमने थीटा मान लिया। हमने देखो कितनी कल्पनाएं की है। एक M बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था, तो M बिंदु की धारावाही चालक तार से दूरी कितनी है? R मान ली। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I मान ली। इस पे अल्पांश कितना मान लिया? DL मान लिया। और अल्पांश और दूरी, अभिष्ट दूरी R के बीच में एंगल थीटा हो गया। ये थीटा एंगल गड़बड़ करेगा, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्लियर रख लेना इस चीज़ को कि ये जो थीटा एंगल है वो किस किस के बीच बन रहा है। ये DL और R के बीच में एंगल बनने वाला है। किस किस के बीच बनने वाला है? DL और R के बीच ही एंगल बनने वाला है। ठीक है जी, ये तो सिर्फ अपनी इमेजिन हो गई, काल्पनिक बातें हो गई। अब ये काम कैसे करेगा? क्या ज्ञात कर रहे हैं हम M बिंदु पे? M बिंदु पे ज्ञात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र। किसको ज्ञात कर रहे हो? चुंबकीय क्षेत्र को। तो पूरे चालक तार के कारण तो कंप्लीट चुंबकीय क्षेत्र सपोज दैट B उत्पन्न होता है। अल्पांश के कारण बच्चों बहुत कम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उसको अपने कितना मान लेंगे? DB मान लेंगे। कितना मान लोगे उसको? DB मान लोगे। इज दैट क्लियर? ओके जी, चलते हैं आगे। तो क्या हो जाएगा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है बच्चों, उसका परिमाण कितना होगा? DB होगा। और चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो किस पे डिपेंड होगा? नंबर 1, चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। समीकरण फर्स्ट, M बिंदु पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा यानी कि DB होगा, वो किस पे डिपेंड होगा?
अल्पांश के समानुपाती होगा। ये बातें आपको याद रखनी है। समीकरण 2 बन गई। तीसरा, ये जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है डी बी वो किसके समानुपाती होगा? यहाँ पे अभिष्ट दूरी r और जो अल्पांश dl है उनके मध्य बनने वाले कोण थीटा की ज्या के समानुपाती होता है। ज्या बोले तो साइन थीटा। तो यहाँ पे जो भी एंगल बनता है उसकी ज्या के समानुपाती हो जाएगा। ये तीसरा समीकरण आ गया। और चौथी बात ये हो गई कि उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों वो किस पे डिपेंड होता है? तार से, यानी कि धारावाही चालक तार से इस बिंदु की जो है अभिष्ट दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी r हो गई, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 4 बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? प्रवाहित धारा के समानुपाती। कौन? चुंबकीय क्षेत्र। डी भी लिखोगे क्योंकि अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम उत्पन्न होगा। तो धारा के समानुपाती, डीएल के समानुपाती और साइन थीटा के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब इन चारों समीकरण को आप एक जगह एडजस्ट कर लो। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। ओके, अब बच्चों क्या कहोगे आप? डी बी समानुपाती आई डी एल साइन थीटा, ये तो ऊपर की राशियां हैं, ये समानुपाती का साइन है, आई डी एल साइन थीटा बटे कितना हो जाएगा? r² हो जाएगा। ऐसा कुछ बना यहाँ पे। समानुपाती का बच्चों निशान हटा दो तो यहाँ पे नियतांक आता है μ0/4π और ये बन जाएगा आई डी एल साइन थीटा बटे में r²। समीकरण नंबर 5। ये मान निकल के आ गया बायो सावर्ट नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र का। जिस प्रकार से आप विद्युत क्षेत्र में कूलाम का नियम काम में लेते हो वहाँ पे नियतांक का मान 1/4π एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक उसी प्रकार से आप बायो सावर्ट नियम में जो भी समानुपाती निशान हटेगा समानुपाती नियतांक होगा μ0/4π। इज दैट क्लियर? जहाँ μ0/4π समानुपाती नियतांक है, सिंपल समानुपाती नियतांक है बच्चों। अब इसके रिजल्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। μ0 तथा μ0/4π का जो मान होता है प्यारे बच्चों वो होता है 10⁻⁷। कितना होता है? 10⁻⁷। अब बात करते हैं मात्रक क्या आएगा। तो मात्रक यहाँ से आप निकालोगे μ0/4π को एक साइड में रख लो, बाकी सारी राशियाँ दूसरी तरफ लेके चलो तो आपको क्या लगेगा कि r² है वो dB के गुणा में आएगा। dB चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। दूरी ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, दूरी का क्या बन जाएगा बच्चों? मीटर स्क्वायर बन जाएगा। आई का क्या हो जाएगा? आई भाग में जाएगा, भाग में जाएगा तो एम्पियर आ जाएगा आई का मात्रक। डीएल भी भाग में जाएगा, डीएल का मात्रक, डीएल दूरी है मीटर बन जाएगा। थीटा कोण का कोई मात्रक नहीं होता, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो बच्चों ये बन जाता है टेस्ला इंटू मीटर बटे एम्पियर। तो μ0/4π का मात्रक आ जाता है टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर। इज दैट क्लियर? ओके। तो μ0/4π एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर बन जाता है। यहाँ पे म्यू नोट क्या चीज़ है अपने बात करेंगे म्यू नोट की, तथा म्यू नोट इज इक्वल क्या बनने वाला है? म्यू नोट का मान क्या हो जाएगा? 4π को तो सामने और पहुंचा दो तो बन जाएगा 4π 10⁻⁷। म्यू नोट का इसका मात्रक सेम बना रहेगा टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर। बच्चों ये रिजल्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब म्यू नोट है क्या चीज़? एप्सिलॉन नोट क्या चीज़ था बता सकते हो? एप्सिलॉन नोट क्या था? नोट होता है निर्वात के लिए। नोट हम किसके लिए यूज करते हैं? निर्वात के लिए। और एप्सिलॉन था क्या? विद्युतशीलता, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट था। तो बच्चों म्यू होता है वो चुंबकशीलता होता है, और यहाँ पे नोट लगा दिया तो क्या बन गया? निर्वात की चुंबकशीलता। और म्यू नोट है वो क्या बन जाएगा? ये निर्वात की चुंबकशीलता। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने सामने निकल के आए हैं।
जहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई समानुपाती नियतांक होता है, जिसका मान 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर होता है, और म्यू नॉट का मान इस हिसाब से 4 पाई 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर निकल के आता है, और म्यू नॉट को अपने क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। ये अपने पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो आप यूँ मान लो 10 साल में से 7 साल में ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यदि 10 साल के लगातार पेपर उठाओगे, 7 साल आपको ये बायो-सावर्ट नियम का भी जो अपने क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसको अपने बोलेंगे सैदिश रूल, सैदिश निरूपण, वो पूछा जाता है। मतलब बायो-सावर्ट नियम का सैदिश निरूपण लिखिए या सैदिश रूप लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। सैदिश निरूपण किस हिसाब से होगा, जरा गौर से देखना बात को। ये तो हो गया परिमाण रूप से समीकरण नंबर 5 में। सैदिश रूप का मतलब क्या हो जाएगा, डी बी के ऊपर आपको वेक्टर लगाना है। ओके, तो साइन थीटा है वो चला जाएगा क्रॉस में। क्रॉस किन दो राशियों के बीच आएगा, क्रॉस उन दो राशियों के बीच में आएगा जिनके बीच में एंगल थीटा बनता है। अब थीटा एंगल किसके बीच में बनता है, एक तो डीएल हो गया और एक आर हो गया। यहाँ पे चलो अपने डीएल और आर को ढूंढेंगे और उसके बीच में क्रॉस लगा देंगे। तो ये दोनों राशियाँ जो डीएल और आर हैं वो ऊपर होनी चाहिए, बटा वाला आर अपने काम की बात नहीं होगा, तो डीएल और ऊपर भी आर होना चाहिए। जरा देखते हैं क्या होता है कि डीएल तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इस समीकरण में कहीं भी हमें आर नजर नहीं आ रहा है। क्या नजर नहीं आ रहा, आर नजर नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, आर हम अपनी तरफ से जोड़ेंगे, अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा कि आर का गुणा और आर का भाग लगा दो। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो, मैं आपको सीधा सा रूप बताऊंगा, लेकिन करने का तरीका क्या होगा उसको आप पहले देख लो। ये बन जाएगा एक बार के लिए डी बी इज इक्वल म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। चलो मैं यही बता देता हूँ, एक बार मैं वेक्टर हटा देता हूँ। फिर डी बी बराबर अपने पास क्या है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर तो अपने है ही। यहाँ पे हमें लगाना है बच्चों आर का गुणा आर का भाग, ताकि डीएल और आर के बीच में अपने क्रॉस स्टेबल कर पाए। अब आप क्या करोगे, अभी मैंने सैदिश रूप लिया नहीं है, इसका ध्यान रखना ये चीज़, म्यू नोट अपॉन 4 पाई। अब क्या करोगे, आई एक सदिश राशि होती है, क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती, हालांकि इसकी दिशा होती है। डीएल और आर के बीच में बच्चों आ जाना है क्रॉस, और ये क्या बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ कि म्यू नोट आई बटे आर क्यूब। अब बच गया जी क्रॉस फैक्टर, कि आप क्रॉस किन किन के बीच में लगाओगे, डीएल और आर के बीच में लगना है। तो लगाओगे किस प्रकार से, यहाँ पे ये डीएल हो गया अपने पास और साथ में हो जाएगा आर, बीच में साइन थीटा है। तो बच्चों यहाँ डी एल के ऊपर और आर के ऊपर यदि आपने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, बीच में सैदिश रूप लिख दिया, तो बच्चों यहाँ इस प्रकार से इसका सैदिश रूप तैयार हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, म्यू नोट आई बटे आर क्यूब आएगा, डी एल वैक्टर इंटू आर वैक्टर, ये इसका तैयार हो जाएगा सैदिश रूप। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या रहता है, बच्चे ये भूल जाते हैं, वो क्या करेंगे कि आप उनको आर तो कहीं दिखाई देगा नहीं, वो आई और डीएल के ऊपर क्रॉस लगाने की वेक्टर लगाने की कोशिश करेंगे। तो ज़रा ध्यान रखना। और एक बात और, उसका जो समीकरण है एदिश रूप है, यानी कि समीकरण है सिर्फ परिमाण के रूप में, यहाँ तो बटा में स्क्वायर आता है, सैदिश रूप में बटा में क्यूब आता है, क्योंकि सैदिश रूप लिखने के लिए हमने एक आर को डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था, उसके आधार पे अपने को ये रिजल्ट प्राप्त होता है। तो बच्चों ये रिजल्ट आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना इंपॉर्टेंट है अपने आप में इसका सैदिश रूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मैं कहूँगा। तो आपको ये कोई बोल दे कि आपको फिजिक्स का कोई भी एक क्वेश्चन याद करना है, तो सबसे पहले आप इसको याद करोगे पूरी बुक में से, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो भी सैदिश रूप केवल। तो क्या बन जाएगा, म्यू नोट आई बटे आर क्यूब डीएल वैक्टर डॉट आर वैक्टर, अपने पास में ये मान तैयार है, हो जाता है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि धारावाही चालक तार है, उसे आर दूरी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था, जिसका मान हमने ज्ञात कर दिया। एक अल्पांश के कारण डीबी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे में आ जाएगा आर स्क्वायर, और इसका ये हो गया सैदिश रूप। अब अपने क्या करेंगे, इसकी कुछ एक कंडीशन यानी कि विशेष अवस्थाओं को प्राप्त करने वाले स्पेशल केस यदि अपने लगा दें, तो पहला केस तो ये बनता है कि भाई ये जो पॉइंट है एम, वो एंगल थीटा पे झुका हुआ है, हो सकता है थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री हो,
तो उस केस में अपने पास एक्चुअली मान कितना बन जाएगा, जहाँ भी आपको थीटा नज़र आ रहा है वहाँ पे आप 90 डिग्री लिख दोगे। सॉरी, यहाँ पे ये 4 पाई अपने मिस कर गए, यहाँ बटे में 4 पाई है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा का मान आप 90 डिग्री पुट करोगे तो थीटा 90 है, तो साइन 90 का मान कितना हो गया 1। उस केस में लंबवत की स्थिति में बच्चों डी बी का जो मान आता है वो मैक्सिमम आता है और बनेगा कितने, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल बटे में आर क्यूब। ये बन जाएगा लंबवत की स्थिति में। और यदि थीटा का मान 0 हो जाए, यानी कि एम पॉइंट है वो तार के ऊपर ही आ जाए, उस केस में थीटा है वो 0 डिग्री बनेगा और थीटा 0 करने पर साइन 0 का मान 1 होता है। उस सेकंड केस की यदि मैं बात करूं तो बच्चों डीबी का मान 0 प्राप्त होता है। मतलब ये हो गया कि धारावाही चालक तार के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। क्यों कि यहाँ पे थीटा का मान हमने 0 किया तो डीबी का मान कितना निकल के आया, 0 निकल के आया। ओके, ये 2 केस हो गए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें तो पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था, लेकिन हमने ज्ञात कर दिया अल्पांश के कारण। जब आपको अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र पता है तो मैं मानता हूं कि कंप्लीट तार के कारण भी आपको पता ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें डीबी से बी ज्ञात करना है। पूरे तार के कारण हमने बी माना है, डीबी से बी ज्ञात करोगे बच्चों, क्या कर दोगे, सिंपल इंटीग्रेशन कर दोगे तो कंप्लीट चुंबकीय क्षेत्र उस केस में अपने पास कितना बन जाता है, कंप्लीट चुंबकीय क्षेत्र बच्चों बन जाएगा, डीबी का मैंने इंटीग्रेशन किया बी बना, सामने इंटीग्रेशन लगा दोगे, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे में आ जाएगा आर स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चों जितनी तार की आपको देखनी है वो यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दोगे, तार कहाँ से कहाँ कितनी लंबाई तक का है, कितनी लंबाई तक आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो वो पी से लेकर क्यू तक यानी कि लंबाई के पदों में कंप्लीट लिमिट है वो तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हो। कहने का मतलब जब अपने इसके अनुप्रयोग करेंगे, डेरिवेशन भी है इस फॉर्मूले के ऊपर, 3-4 डेरिवेशन है, जब भी वो अपने डेरिवेशन करेंगे तो बेसिक स्टेप क्या होंगे कि पहले आप अल्पांश की कल्पना करोगे, अल्पांश के कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, बायो-सावर्ट नियम लगा दोगे सीधा, और अल्पांश का ज्ञात होने के पश्चात आपको उस समीकरण का कर देना है इंटीग्रेशन। तो कंप्लीट तार के कारण या कंप्लीट युक्ति के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, कैसे होगा। अब अपने ये बात करते हैं कि भाई हमने यहाँ पे एम पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात तो कर लिया, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए बच्चों अपने पास 3-4 रूल है, आइए उसकी अपने फटाफट से बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास हेडिंग होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण। इसके लिए बच्चों अपने मोस्टली 4 रूल हैं। पहला रूल तो होगा स्नो का नियम, स्नो का नियम। सेकंड रूल होगा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तीसरा नियम होगा दाहिने हाथ की हथेली का नियम, हथेली का नियम। और चौथा नियम होगा बच्चों मैक्सवेल का पेच नियम, मैक्सवेल का पेच नियम। इस साल क्या हुआ, जो एग्जाम हुए हैं जस्ट में अभी 2019-20 के सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो 4 महीने पहले एग्जाम हुए 12वीं क्लास के, उनमें उस एग्जाम में इनमें से कोई भी 2 रूल लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आया था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के निर्धारण के लिए अप्लाई किए जाने वाले कोई 2 रूल लिखिए। तो इनमें से आपको कोई भी 2 रूल लिखने थे, यानी कि जो स्टूडेंट पास आउट हुए उनको कोई भी 2 रूल है वो लिखने थे। तो नियम भी एग्जाम में मोस्टली पूछे जा सकते हैं और बच्चों को कहा गया था स्पेशली कि नियम है वो अच्छे से याद रखना, ये नियम पूछे जा सकते हैं। सो अपने बात करते हैं स्नो का नियम। स्नो क्या है, एस का मतलब होगा साउथ दक्षिण, एन का मतलब होगा उत्तर और डब्ल्यू का मतलब होगा वेस्ट। मतलब ये हो गया कि किसी धारावाही चालक तार में यदि दक्षिण से उत्तर की ओर धारा प्रवाहित होती है, कहाँ, दक्षिण से उत्तर की ओर धारा प्रवाहित होती है, उस केस में उसके जो चुंबकीय सुई पास में रखी हुई है, जो मैग्नेट रखा हुआ है, उसका उत्तरी सिरा पश्चिम की ओर विक्षेपित होगा। किस दिशा में होगा, पश्चिम में। तो ये याद रखना होगा आपको। नियम क्या है कि यदि किसी धारावाही चालक तार में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा है वो वेस्ट यानी कि पश्चिम की ओर मूव करेगा।
दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बहुत अच्छा नियम है। आमतौर पे मैं हमेशा इसी नियम को यूज में लेता हूँ और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको मैं यही बोलता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए आप केवल और केवल इस नियम को ही काम में लिया करें। याद सारे रखने, यूज में ये दूसरा लेना है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या हो गया? धारावाही चालक तार है, धारा की दिशा में आप अपने अंगूठे को स्टेबल कर लो तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां है ना, इस प्रकार से वो चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेंगी। जैसे किसी ने बोल दिया कि बच्चों इस प्रकार से धारा है वो ऊपर की ओर फ्लो कर रही है, तो इसके चारों ओर जो भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो अंगूठे को आप क्या करोगे? धारा की दिशा में ले चलो, तो इसके चारों ओर आप अंगूठा इसके साथ में यहाँ पे चिपका दिया हमने। अब अंगुलियों को मोड़िए, तो अंगुलियों की मुड़ने की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। और इस प्रकार से यदि मैं बात करूँ तो धारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बच्चों इस प्रकार से होना है। तो धारा इधर जा रही है इस प्रकार से, तो मुड़ी हुई अंगुलियां इस प्रकार से वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी? चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये दक्षिण हस्तंगुष्ठ नियम होगा। जाहिर सी बात है कि धारा की दिशा में आप अंगूठा रखिए सीधा, अंगुलियां जिस दिशा में मुड़ेंगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। अब जैसे कि अपने पास धारा है वो ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, अंगूठा मैंने ऊपर की ओर किया तो अंगुलियां यहाँ से तो बाहर निकल रही है और उधर अंदर कर रही है, तो यहाँ पे तो क्या होगा? बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा और यहाँ क्या होगा? अंदर की ओर प्रवेश करता हुआ हमें चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे कि यहाँ पे बाहर निकलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र होगा और यहाँ पे अंदर प्रवेश करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र हमें मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं दाहिने हाथ की हथेली का नियम। सेम यही नियम है, दाहिना हाथ है, हथेली का रूल अप्लाई करना है अपने को। क्या करना है कि जरूरी तो नहीं कि धारा है वो सीधी रेखा में, हो सकता है धारा इस प्रकार से आए। अब क्या करोगे? सपोज दैट की धारा इस प्रकार से फ्लो कर रही है, आई मान की धारा, तो अपनी अंगुलियों को धारा की दिशा में मोड़ दो। ये इसका केंद्र बिंदु हो गया, तो अंगूठे की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी कि बी है वो बाहर निर्गत होता हुआ हमें मिलेगा। ओके, तो क्या होगा? यदि धारा सरल रेखा में है तो चुंबकीय क्षेत्र वर्ताकार आएगा, और यदि धारा खुद वर्ताकार है तो चुंबकीय क्षेत्र बच्चों एक सरल रेखा में उसके अक्ष के अनुदिश आता है। तो यदि आपने अंगूठा धारा की दिशा में रखा तब तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी, और यदि आपने अंगुलियों को धारा की दिशा में रखा तो ये जो सीधा अंगूठा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। अब मैक्सवेल का पेच नियम क्या है? इसको आप लोगों ने घर पे कई बार यूज किया होगा। पेच यानी कि अपने जो घर पे बोलते हैं ना, नट बोल्ट जिसको बोलते हैं, अपने पेच गाड़ते हैं दीवार में। अब उस पेच को हमें टाइट करना है। पेच को आप किसी भी दिशा में घुमाओ, हमें पेच को किस प्रकार रोटेट करवाना है? हमें इस प्रकार रोटेट करवाना है कि वो पेच धारा की दिशा में गति करे। मतलब हमने इस प्रकार से पेच को टाइट करने की कोशिश की, कुछ ऐसा टाइट करने की कोशिश की पेचकस की सहायता से, और मान लो कि वो पेच इस प्रकार से आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, यानी कि वो धारा की दिशा में यदि गति करता है तो जिस दिशा में आप पेच को रोटेट करवा रहे हो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। मान लो पेच से हमें धारा की दिशा ये है तो हमें पेच को उल्टा घुमाना होगा, यानी कि खोलना होगा एक प्रकार से। तो बाहर निकालने के लिए आप पेच को इस प्रकार से रोटेट करवाते हो यदि, और पेच है वो इस दिशा में जाता है धारा की दिशा में, तो जिस दिशा में आपने पेच को घुमाया है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। कहने का मतलब हमें पेच को गति करवानी है धारा की दिशा में, तो उसके लिए आप जिस दिशा में भी पेच को घुमाओगे वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बन जाएगी, जो कि मैक्सवेल का पेच नियम कहलाएगा। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं कि आप दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम काम में लोगे, जो कि जिसके अंदर ये दोनों रूल आते हैं, धारा चाहे सरल रेखीय हो चाहे वर्ताकार रूप में हो, दोनों ही केस में आपके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान दिशा निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो दिशा निकालने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम काम में लोगे, और परिमाण निकालने के लिए आपको बायो-सावर्ट नियम काम में लेना होगा। तो बच्चों ये था आज अपना बायो-सावर्ट नियम और उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण। कल अपने शुरू करेंगे बायो-सावर्ट नियम के अनुप्रयोग के लिए। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।